टुडेज टॉपिक इज़ ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड से पहले हमने एक पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की ही टाइप है ज़ीनर डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे और जो ज़ीनर डायोड होगा उसको हम इसी तरह करेंगे, बस इसकी जगह यहाँ पे एक जी आ जाता है। तो इस तरह के अगर कोई सिंबल हो तो उसको हम बोलते हैं ज़ीनर डायोड। अब जो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था उसके फॉरवर्ड बाइस में ये क्या था, ऑन स्टेट में होता है, और जब रिवर्स बाइस होती है तो ये ऑफ हो जाता है। ये है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। अब जब ज़ीनर डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में वो ऑन होता है और रिवर्स बाइस में भी वो ऑन होता है, ऑफ नहीं होता। तो यहाँ से हमने देखा कि जो पीएन जंक्शन डायोड और ज़ीनर डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में क्या करते हैं, सेम फंक्शन कर रहे होते हैं। दोनों क्या होते हैं, ऑन स्टेट पे होते हैं, इसलिए इनका फॉरवर्ड बाइस में सेम फंक्शन होता है, जबकि रिवर्स बाइस में इनके फंक्शन चेंज हो जाते हैं। जो नॉर्मल डायोड होता है वो ऑफ होता है रिवर्स बाइस में, और जो ज़ीनर डायोड होता है वो ऑन स्टेट में होता है रिवर्स बाइस में। उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं ज़ीनर डायोड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़ीनर डायोड पढ़ने से पहले हमने पीएन जंक्शन डायोड और ज़ीनर डायोड का पहले डिफ्रेंशिएशन देखी। अब हम देखेंगे ज़ीनर डायोड क्या होता है। ज़ीनर डायोड को हम स्पेशल टाइप कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ डायोड क्यों है, क्योंकि ये ऑन स्टेट पे होता है। कब, जब रिवर्स बाइस हो, तो ये ऑन स्टेट में होगा, रिवर्स बाइस में भी। और इसको स्पेशल क्यों कहते हैं, दो वजह से कहते हैं ना। एक ये कि ये ऑन स्टेट पे होता है जब ये रिवर्स बाइस में हो, दूसरा ये हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन होता है। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ज़ीनर डायोड और पीएन जंक्शन में ज़्यादा डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस। तो पीएन जंक्शन एक तरफ ले लिया और एक तरफ ले लिया ज़ीनर डायोड। अब इसको स्पेशल क्यों कहा गया है, एक तो ये रिवर्स बाइस में क्या होगा, ऑन, और दूसरा ये कि ये हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन होगा। तो जब मैं ज़ीनर डायोड बनाऊंगी तो मैं उसका पीएन जंक्शन क्या करूँगी, हेवीली डॉप्ड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास होता है पी और ये होता है एन। अब हेवीली डॉपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास होल्स ज़्यादा होते हैं। जो नॉर्मल ये पीएन जंक्शन है तो ये हेवीली डॉप्ड नहीं होगा, और यहाँ पे मेरे पास मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। माइनॉरिटी हो जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की और यहाँ पे होल्स की। अब जब मैं ज़ीनर डायोड बनाऊंगी तो इसको मुझे क्या करना है, हेवीली डॉप। तो यहाँ पे मेरे पास देखें डॉपिंग क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो डोपिंग देखें इसमें ज़्यादा है और इसमें क्या है, कम है। तो जिसमें डोपिंग ज़्यादा है वो ज़ीनर डायोड है और जिसमें कम है वो नॉर्मल डायोड है हमारे पास, जो कि पीएन जंक्शन होता है। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस जो होंगे वो डेवलप हो जाएंगे, और जो चार्जेस होंगे, चार्ज होंगे जब हेविली डोपिंग है, जब डोपिंग क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे चार्जेस भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बने हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि होल्स मूव करके गए हैं तो नेगेटिव चार्ज। और जब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम, तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगी वो क्या होगा, मूवमेंट की वजह से वो कम बन रही है, ठीक है। ये तो हमने पीएन जंक्शन डायोड्स वगैरह जो पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जब हमारे पास चार्जेस मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अब जब हमारे पास कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो हमने देखा कि हमारे पास फील्ड जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बनी है। जब फील्ड बहुत ज़्यादा बनी है तो उसका डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है ना हमें कि फील्ड क्या है, बहुत ज़्यादा बनी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास जो है ये बहुत ज़्यादा है, और जबकि यहाँ से देखो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत कम है। तो ज़ीनर डायोड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे अंदाज़ा हो रहा है, और इसकी जो फील्ड होती है बहुत कम होती है। दूसरा हम इसको इस तरह से भी देखते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है V=E/D। जब हमारे पास नॉर्मल डायोड होता है उसमें हमारे पास जब रिवर्स, जो हमारे पास ये जो बनता है डिप्लीशन रीजन, ये इसकी विड्थ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है तो फील्ड जो होगी क्या होगी, कम होगी।
इसी तरह यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लिखेंगे V इज़ इक्वल्स टू ई डी। ये रिलेशन लिखने के बाद अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फील्ड क्या होगी, ज़्यादा। ये तो हमने पढ़ लिया कि फील्ड किसकी ज़्यादा होती है। अब हम देखेंगे जब हम रिवर्स बाइस करते हैं यहाँ पे वोल्टेज भी क्या हो रहा है, अगर हम ज़्यादा होगा ना, वोल्टेज डिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ज़्यादा, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, किस तरह से रिलेशन देखना है। उसके बाद हम देखेंगे जब हम रिवर्स बाइस करते हैं तो यहाँ से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो मूव करेंगे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जब यहाँ से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करके जाएंगे, ये फील्ड समझ आ गया ना, मैं इसको रेस कर रही हूँ। अभी जो जंक्शन होता है डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे क्या होता है, सिलिकॉन एटम से मिलके बना हुआ है ना। अब यहाँ पे हमारे पास अगर सिलिकॉन एटम है और उसके बॉन्ड्स के कितने आउटर मोस्ट शेल होते हैं, 4, ठीक है। और इन्होंने आपस में क्या बनाया होता है, आगे फर्दर जो होता है एक और के साथ ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ। तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग आप लोगों को पता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएगा, इस तरह से एक यहाँ से जो माइनॉरिटी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करके जाएगा तो यहाँ पे वो जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, देखो ये यहाँ से समझाती हूँ। एक हमारे पास सिलिकॉन है, इसका क्या है, यहाँ पे एक बॉन्ड, 4 इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे एक दूसरा सिलिकॉन होगा जिसके 4, तो इनका आपस में क्या बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे एक और सिलिकॉन होगा जिसके आउटर मोस्ट में 4 होंगे, और इस तरह आगे से ये क्या बनाते रहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते रहते हैं। तो जब यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ से आएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको यहाँ से नॉकआउट कर देगा, ठीक है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कोलिजन की वजह से क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। अब ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन और जो यहाँ से एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया, ये भी इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, ये दोनों अब क्या हो गए हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे से ये जाएगा एक और को करेगा और ये जाएगा एक और को करेगा। तो इस तरह जो होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इस पूरे को हम बोलते हैं एवलेंच इफेक्ट भी। जब हमारे पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर जब हम और वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो वोल्टेज को और बढ़ाते जाएंगे, तो जब बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनकी तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो एकदम से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट जो होगी वो क्या कर देगा, इस डायोड को मेल्ट कर देगा और इस डायोड को डैमेज कर देगा। अगेन रीड करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था, V इज इक्वल्स टू ई डी रिलेशन था। अगर हमारे पास डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। तो और जब वोल्टेज है वो क्या है, ज़्यादा। तो जब वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, यहाँ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, रिवर्स बाइस की बात हो रही है, तो यहाँ पे जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो मूव करते हैं रिवर्स बाइस में, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके जाएंगे तो वो यहाँ पे जो सिलिकॉन्स के बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। ये सारा समझ आ गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे इसके एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा और ये आगे से फर्दर यहाँ से नॉकआउट करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आइंस जो होंगे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं और बहुत ज़्यादा आइंस बन जाएंगे यहाँ पे। और जब वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। जब हीट प्रोड्यूस होगी, वोल्टेज के ज़्यादा होने से आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो हीट इस पूरे डायोड को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। इसलिए ये वर्कआउट नहीं कर सकता इन रिवर्स बाइस, ठीक है। तो रिवर्स बाइस में थोड़े माइनॉरिटी चार्ज कैरियर शुरू में मूव करके जाते हैं, जिसकी वजह से करंट जो होता है बहुत थोड़ा होता है। लेकिन जब हम वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, एक एक्सीड लेवल से बढ़ा देते हैं जब उसके, तो वो एकदम से करंट क्या हो जाता है, जो हमें कम मिल रहा था करंट ज़्यादा मिल जाता है और वोल्टेज जो होता है, और यहाँ पे इस रीजन को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, ये हमने पढ़ा था। तो ये ब्रेकडाउन रीजन यहाँ पे आ जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करके गए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो नहीं इस इलेक्ट्रॉन ने इसको नॉकआउट किया, ये एक इम्पैक्ट की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे ये क्या हुआ है, नॉकआउट हुआ है, यहाँ से इसकी बॉन्डिंग टूटी है। तो कोवलेंट बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन की वजह से टूटा है, तो हम इसको कहते हैं कि इट इज़ ड्यू टू इम्पैक्ट। और दूसरा ये किसकी वजह से हुआ है, हाई वोल्टेज की वजह से। यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा था तो ये हमारे पास एक इम्पैक्ट की वजह से होता है, और दूसरा ये हाई वोल्टेज की वजह से होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और वो इस पूरे डायोड को डैमेज और मेल्ट कर देती है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ड्यू टू इम्पैक्ट और हाई वोल्टेज की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई और उसने डायोड को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया।
देन हम देखें कि जीनर डायोड में क्या होगा। जीनर डायोड में वोल्टेज तो नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज क्या होता है कम, क्योंकि डिस्टेंस अगर कम है तो वोल्टेज कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी थे जो कि बहुत कम है और यहाँ पे होल्स होंगे, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा तो वो यहाँ पे बॉन्डिंग जो सिलिकॉन के कोवलेंट बॉन्ड बने हुए उसको नहीं नॉकआउट कर सकता। ठीक है, यहाँ पे अगेन जो सिलिकॉन था उसके यहाँ पे जो बॉन्ड बने हुए थे एक और सिलिकॉन के साथ, यहाँ एक और सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बने हुए थे। ठीक है, मैंने इतने से बनाया। यहाँ पे अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो खुद से नहीं करेगा इसको नॉकआउट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके बॉन्ड्स जो होते हैं क्या हो जाते हैं टूट जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ पे आयंस बन जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। यहाँ पे फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की कि वो नॉकआउट करे इस इलेक्ट्रॉन्स को वो बहुत कम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इनको नॉकआउट नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड ही इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इनके जो बॉन्ड्स हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देती है, इनके बॉन्ड को तोड़ देती है और इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देती है। यहाँ तक कि लो वोल्टेज पे भी, लो वोल्टेज है लेकिन फील्ड ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इनके बॉन्ड्स को तोड़ के यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती है फ्री कर देती है। तो ये इम्पैक्ट की वजह से तो नहीं हुआ, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से तो नहीं बॉन्ड टूटे, ये तो फील्ड ही की वजह से टूटे। और जब वोल्टेज कम है और फील्ड की और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी नहीं हुआ और वोल्टेज क्या है कम है, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं होती, और जब हीट प्रोड्यूस नहीं होती तो ये डायोड को मेल्ट या डैमेज नहीं करता। तो रिवर्स बाइस में भी क्या रहता है ऑन स्टेट पे रहता है। अच्छा, इस बातों को मैंने लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टू नॉक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड्स इज वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इटसेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ दैट दे रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड इवन एट लोअर वोल्टेज। तो वो नॉकआउट नहीं करती, जस्ट पुल्ड अप, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बॉन्ड से जस्ट पुल्ड अप होते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट नॉकआउट बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती, इस वजह से ये क्या होगा रिवर्स बाइस में भी वर्क करता है। अब यहाँ से हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल जंक्शन होता है फॉरवर्ड बाइस पे तो इनका फंक्शन सेम रहता है, तो ये स्पेशलिटी जो होती है इसकी फॉरवर्ड बाइस की वजह से नहीं होती, सिर्फ रिवर्स बाइस की वजह से इसको स्पेशल कहा जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड में तो सेम फंक्शन कर रहे होते हैं, रिवर्स बाइस में ये ऑफ हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वर्क ही नहीं कर पाता, और जो रिवर्स बाइस में ये ऑन रहता है। नेक्स्ट है हम VI करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसकी ग्राफ के फॉर्म में। अब हमारे पास जो जीनर डायोड होता है उसमें वोल्टेज क्या होता है कम होता है, ये बात याद रखनी है, और जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें वोल्टेज क्या होता है ज़्यादा होता है। तो अब फॉरवर्ड बाइस में तो यहाँ पे क्या होता है इनका सेम फंक्शन होगा, जो कि यहाँ पे एक 0.7 कुछ होता है सिलिकॉन के केस में, और उसके बाद ठीक है करंट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो था फॉरवर्ड बाइस के लिए, तो ये नॉर्मल होता है, एक जैसा फंक्शन है इनका। रिवर्स बाइस में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम ठीक है क्या होता है कि रिवर्स बाइस में यहाँ पे जब हम वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं तो हमें कम करंट मिलता है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आता है उससे ज़्यादा अगर हम एक सर्टेन लेवल तक वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्सीड कर दें वोल्टेज को तो क्या होता है ब्रेकडाउन रीजन आ जाता है। तो यहाँ पे हमने ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब रिवर्स बाइस का PN जंक्शन का होता है, वो एक ये होता है कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन रीजन होता है, ठीक है, तो उस वोल्टेज से ज़्यादा अगर आप बढ़ा दो तो करंट हमें पहले कम मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है एकदम से बहुत ज़्यादा करंट मिलता है। करंट ज़्यादा का मतलब कि ब्रेकडाउन रीजन आ गया, वो ब्रेकडाउन रीजन ये तो नॉर्मल डायोड का हो गया। अब जो हमारे पास जीनर डायोड है उसका वोल्टेज तो कम होता है, तो उसका ब्रेकडाउन रीजन क्या आएगा पहले आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया जीनर डायोड का, और ये हमारे पास नॉर्मल ब्रेकडाउन रीजन आ गया, ठीक है, नॉर्मल डायोड का। और ये वोल्टेज जो है इसका कम है, तो कम वोल्ट पे इसका क्या आ जाएगा जीनर डायोड का ब्रेकडाउन रीजन आ गया, और इसका ज़्यादा वोल्टेज होता है तो इसका यहाँ पे आया। अब अगर हम इसको देखें, हमने तो जीनर डायोड पढ़े हैं तो हम इसको देखेंगे, यहाँ पे जो है I मिनिमम है, ठीक है, इस करंट को हम बोलते हैं कि ये मिनिमम करंट है, और जो यहाँ करंट है वो मैक्सिमम करंट है। हमें जो करंट मिल सकता है वो मैक्सिमम कितना है, इससे ज़्यादा मिलेगा तो डायोड और ख़राब, तो डायोड वहाँ पे जाके ख़राब हो जाएगा जीनर भी। यहाँ पे ये क्या है मिनिमम करंट, मिनिमम कितना मिल सकता है जब यहाँ पे, अब डायोड का काम क्या है कि वो यहाँ पे वोल्टेज को क्या कर देता है कांस्टेंट कर देता है। यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया, करंट बढ़ रही है ना,
तो करंट बढ़ती है लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तक। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, वोल्टेज को जीनर डायोड ने कांस्टेंट कर दिया। अब जितना भी करंट बढ़ा लो वोल्टेज नहीं बढ़ रहा, करंट के बढ़ाने से वोल्टेज नहीं बढ़ रहा, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेट हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन। अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है कि वोल्टेज क्या हो जाना, कांस्टेंट हो जाना। तो जीनर डायोड का स्पेशल फंक्शन क्या है कि वोल्टेज को कांस्टेंट कर देना, जितना हमें वोल्टेज चाहिए उतना ही। जैसे अगर हमारे पास एक अप्लायंस है, जैसे कि फ्रिज है, वो अगर 100 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है वो 100 वोल्टेज, हमें 100 तो नहीं मिल रहा ना, 100 से ज़्यादा मिल रहा होता है। लेकिन अगर फ्रिज 100 वोल्ट पे काम कर रहा है, 100 से ज़्यादा उसे मिलेगा तो वो तो ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पे हम रेगुलेटर लगाते हैं, वो वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता है 100 पे ही, और 100 ही उसको देता है, बाकी जो होता है वो सारा वो अपने तक आने ही नहीं देता। तो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम जीनर डायोड यूज़ करते हैं। और ये हर अप्लायंस जहाँ पे हमें वोल्टेज को कांस्टेंट करना होता है, जितना उसे वोल्टेज चाहिए उससे ज़्यादा अगर वो लेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। तो जहाँ पे चीज़ों को डैमेज होने से बचाना होता है तो वहाँ पे हम जीनर डायोड को यूज़ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स बाइस में जीनर डायोड क्या करता है, वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ हमें फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए होती वहाँ पे हम वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो यूज़ करते हैं, फ्लक्चुएशन नहीं आती वोल्टेज में। तो हम पढ़ेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट कीप द लोड वोल्टेज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन इनपुट वोल्टेज और लोड रेजिस्टेंस। आप जितना मर्जी वोल्टेज को बढ़ा लो, जितना मर्जी रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, तो जो आपने यूज़ कर लिया है रेगुलेटर, वो लोड वोल्टेज को उतना ही रखेगा जितने के अप्लायंस को ज़रूरत है। ठीक है, जैसे फ्रिज को 100 वोल्ट की ज़रूरत है तो वो 100 वोल्ट ही उसको देगा। वोल्टेज को कांस्टेंट रख के 100 पे उसको 100 वोल्ट ही देगा। बेशक आप वहाँ से वोल्टेज को बढ़ा दो, इनपुट वोल्टेज को या रेजिस्टेंस वगैरह को बढ़ा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेशन, उसके हमारे पास ये क्या है, फिगर है। ठीक है, ऐसे ही होती है डायग्राम। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टर है, ये सिंपल रेजिस्टर है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, लोड रेजिस्टर RL। और ये हमारे पास इससे पता लग गया कि ये क्या है, जीनर डायोड है। अब अगर जीनर डायोड है तो वो रिवर्स बाइस में लगा होगा या फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस की तो उसकी स्पेशलिटी है ही नहीं। फॉरवर्ड बाइस में वो नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करता है। तो हमें जीनर डायोड को रिवर्स बाइस में लगाना होगा। ये इसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जब नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जब नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाता है बैटरी के, तो इट मीन्स कि ये रिवर्स बाइस है। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टर को क्या लगा दिया, रिवर्स बाइस में। ये हमारे पास सोर्स का रेजिस्टर है। अब रेजिस्टर क्यों लगाया, अब अगर हम बैटरी जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 18 वोल्ट की है। ठीक है, 18 वोल्ट की मेरे पास क्या है, बैटरी है, और मेरे लोड को जो वोल्टेज चाहिए वो कितना चाहिए, 15 वोल्ट चाहिए। ठीक है, वो वर्क ही क्या कर सकता है, उसको मैक्सिमम 15 वोल्ट चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने जीनर डायोड क्यों लगाया, क्योंकि इसने तो 18 दे देना है। तो जीनर डायोड इसलिए लगाया ताकि ये वोल्टेज को क्या कर दे, रेगुलेट कर दे, वोल्टेज को कांस्टेंट कर दे 15 पे। अब ये क्या करेगा, यहाँ से बैटरी से 15 वोल्ट पे क्या होगा, ये 15 वोल्ट का हो जाएगा। 15 वोल्ट का हमने यहाँ पे रेगुलेटर लगा दिया। अब इसने क्या करना है, 15 वोल्ट ही लेना है। अब मैंने इस जीनर डायोड को पैरेलल लगाया लोड रेजिस्टर के, क्यों, ताकि जो इसका वोल्टेज है वही पैरेलल में जो चीज़ होती है, जो इसका वोल्टेज होता है वही यहाँ मिलता है, ताकि जो इसका वोल्टेज है वही चीज़ इस लोड रेजिस्टर को मिले। ठीक है, इतना ही वोल्टेज आउटपुट हमें मिले। ठीक है, ये लगाया, देन उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वो हमें 15 ही मिलेगा क्योंकि मैंने पैरेलल में लगा दिए। अब अगर ये 18 वोल्ट है तो अगर ये रेजिस्टर ना होता तो ये तो 18 का 18 इसको दे देता और ये हमारे पास डैमेज हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये तो एक मैक्सिमम लेवल तक ले सकता है ना, तो ये तो डैमेज हो जाता। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टर इसलिए लगाया ताकि इसको जितना चाहिए ये इतना दे, बाकी को क्या कर ले, रेजिस्टर जो है वो रेजिस्ट कर देता है ना, तो रेजिस्टर ले ले बाकी करंट। अब यहाँ पे 15 वोल्ट इसको चाहिए तो 3 वोल्ट जो होगा वो ये रेजिस्टर ले लेगा, और यहाँ पे बाकी करंट जो होगा यहाँ पे कितना दे देगा, 15 वोल्ट यहाँ पे इसको दे देगा, और हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो 15 वोल्ट ही मिलेगी।
तो इस सारे सेटअप की समझ आ गई कि पैरेलल क्यों लगाया और यहाँ पे रेजिस्टर क्यों लगाया और यहाँ पे इसको रिवर्स बाइस में लगाते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे दो मेन फार्मूलाज याद करने हैं और वो दो मेन फार्मूलाज क्या हैं, सारे न्यूमेरिकल्स उसी पे सॉल्व होंगे। और वो क्या है कि एक हमारे पास अगर हम बाय केवीएल रूल देखें ना, तो फर्स्ट बाय केवीएल रूल के ज़रिए ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस फार्मूला याद रखना है कि हमारे पास वी आर जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वी इन, ठीक है। जो वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देना तो हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, जो इसको माइनस करके इसको माइनस करके, तो 18 माइनस 15 करेंगे तो 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 3 वोल्टेज मिलेगा। तो वी आर किसके इक्वल होगा, वी इन माइनस जो इनपुट वोल्टेज है माइनस वी जी जो डायोड का वोल्टेज है। और दूसरा हमें क्या यूज़ करना है, करंट का फॉर्मूला जो क्या होता है बाय किरचॉफ करंट लॉ KCL। और वो क्या होगा कि करंट सोर्स जो होगा वो इक्वल होगा आई जी प्लस आई एल। अब ये कैसे है कि हमारे पास यहाँ पे जो सोर्स करंट होगा, सोर्स करंट यहाँ तक आया, सोर्स करंट आगे क्या है पैरेलल, यहाँ तक तो आ गया आई एस सोर्स करंट या आई आर कह लो रेजिस्टर का, ठीक है, आई एस सही है क्योंकि सोर्स करंट। अगेन क्या होगा, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, एक वो डिवाइड हो गया आई जी में और एक यहाँ पे वो किस में हो जाएगा, आई एल लोड रेजिस्ट, ठीक है। तो हमने इसको कह दिया कि सोर्स जो है आई एस इज इक्वल टू आई जी और प्लस आई एल। अब इस फार्मूला से ही ना, ये मेन फार्मूला है, इस फार्मूला से हम अपनी चीज़ों को, अपनी कंडीशन खुद बनाते हैं। जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में आपको कंडीशन गिवन होगी, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको खुद चेंज करना होता है। जैसे कि जो सोर्स करंट होता है वो तो फिक्स रहता है, ये बात याद रखनी है कि सोर्स करंट हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, चेंज आएगा इसमें और इसमें। अब जैसे हमारे पास V इज इक्वल्स टू ई डी था ना, इसमें अगर डिस्टेंस क्या था, कम था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है। इट मीन्स कि इनका आपस में क्या होता है, इन्वर्स में रिलेशन होता है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि आई एस, ठीक है, आई जी प्लस आई एल, अगर मेरी ये चीज़ क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, अगर मैं इसको क्या रख रही हूँ, मैक्सिमम रख रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ को क्या रखना होगा, मिनिमम। और अगर मैं इस चीज़ को क्या रख रही हूँ, अगेन लिख रही हूँ, और अगर मैं इस चीज़ को मिनिमम रख रही हूँ तो मुझे इस आई जी को क्या रखना होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह लिख के आपने ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है और अपनी कंडीशंस जो है वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग खुद बनानी है कि आपने आई जी को मिनिमम रखना है या आई जी को मैक्सिमम रखना है। अब इसी से हम क्या बनाएंगे, ये कंडीशंस हैं, ये वैसे ही कंडीशंस है कि प्रॉब्लम्स में इससे आपको खुद करनी होती है। तो आपने ये चीज़ अगर याद रहेगी ना, तो ये कंडीशंस याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास आई जी क्या है, मिनिमम है, ठीक है, आई जी मिनिमम है, तो इट मीन्स कि जो हम वी इनपुट दे रहे हैं वो भी क्या होगा, मिनिमम। अब आई जी अगर मिनिमम है तो वी इनपुट तो मिनिमम होगा, लेकिन इसका एंड आई एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम है तो आई एल क्या होगा, मैक्सिमम। और आई और इसका तो वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन आई एल के साथ हमारे पास क्या है, आर एल का कनेक्शन है, ठीक है, आर एल का है ना। तो यहाँ पे अगर आई एल मैक्सिमम है तो आर एल क्या होगा, इनका तो इन्वर्स में रिलेशन होता है, तो आर एल मेरे पास मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास कहा जा रहा है कि आई जी मैक्सिमम है, तो इट मीन्स कि जो मैं वी इनपुट दे रही हूँ वो मेरे पास मैक्सिमम है। और यहाँ पे जो मेरे पास आई एल है वो क्या हो जाएगा, अगर ये चीज़ मैक्सिमम है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो ये चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम, और आर एल मेरे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आई जी अगर डायोड के उसको वोल्टेज मैक्सिमम वो ले रहे हैं ना, तो वो हमें लोड में भी क्या देगा, मैक्सिमम देगा, ठीक है। और आई जी और इन चीज़ों का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, और इसका क्या है,
IC और इसका रिलेशन डायरेक्ट में, और इनका क्या है, लोड का RL के साथ कनेक्शन है और वो क्या है, इन्वर्स में कनेक्शन है। तो ये कंडीशंस आपने यहाँ से याद कर लेनी है। नेक्स्ट एक बात कि अगर हमारे पास पावर रेटिंग जो है वो क्या है, मैक्सिमम पावर रेटिंग है, ठीक है। मैक्सिमम पावर रेटिंग क्या होगा, यहाँ पे मैं थर्ड लिख रही हूँ कि अगर हमारे पास क्या है, पावर रेटिंग मैक्सिमम आ रही है, पूछा गया है मैक्सिमम पावर रेटिंग, तो हम मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास करंट जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। और इसका जो होता है वो डायोड की करंट के साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। पावर कब होती है, जब हमें पावर तो हमें डायोड से ही मिल रही है ना, क्योंकि डायोड ने ही हमें वोल्टेज बताना है कितना देना है, हमने डायोड लगाया ही इसलिए कि हमें इतना वोल्टेज चाहिए मैक्सिमम। तो IC मैक्सिमम और इनटू V। और जब हमारे पास करंट, जब पावर जो होगी मिनिमम नहीं हो सकती, पावर हमें मैक्सिमम ही होती है, और वह कब होगी, जब I करंट जो होगा मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि करंट मिनिमम होगी तो पावर जो होगी वो होगी नहीं। तो पावर मैक्सिमम करंट के लिए हम IC मैक्सिमम इंटू V लगाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास ये डायोड की बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये ज़ीनर डायोड की, कि जो आपने बैटरी को करंट दे रहे हो वो एटलीस्ट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए डायोड को जितना वोल्टेज चाहिए उससे। जैसे कि अगर यहाँ पे 15 चाहिए थे तो 18 15 से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये ऑन स्टेट पे था। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ज़ीनर डायोड भी अपनी ऑफ स्टेट पे हो, तो वो ऑन और ऑफ कब होगा, डायोड ज़ीनर डायोड अपनी ऑफ स्टेट पे से उस वक्त होगा जब बैटरी का वोल्टेज उसकी वोल्टेज से क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे यहाँ पे 15 वोल्ट है, मैं यहाँ पे दे रही हूँ 12 वोल्ट, तो 12 तो 15 से कम है, या 14 दे रही हूँ तो वो कम है उससे, तो तब ज़ीनर डायोड क्या होगा, अपनी ऑफ स्टेट पे होगा। और हमें जो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास सोर्स होगा। जैसे अगर मैं सोर्स उसको 11 वोल्ट दे रही हूँ ना, तो मेरे पास 11 वोल्ट ही आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि जो ज़ीनर डायोड है वो तो अपनी ऑफ स्टेट पे हो गया। लेकिन अगर मेरे पास 18 वोल्ट जैसे मैंने इसको दिया है और यहाँ पे 15 वोल्ट इसकी क्या है, ज़ीनर डायोड जो है उसकी वो 15 वोल्ट है, तो अब ये ज़्यादा है, तो ये अपनी ऑन स्टेट पे है। ऑन स्टेट पे है तो यहाँ पे हमें V आउटपुट जो है जितना इसका ज़ीनर डायोड का है उतना ही मिला है। तो ज़ीनर डायोड अपनी ऑफ स्टेट पे कब होगा, जब हमारे पास बैटरी का वोल्टेज ज़ीनर डायोड की वोल्टेज से क्या हो जाए, कम हो जाए। और उस केस में हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो वही वोल्टेज होगा जो हमारे पास सोर्स का वोल्टेज होता है। अब इसे हम देखते हैं कि ये कैसे है, कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम इसको एक करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि वोल्टेज ऑफ ज़ीनर शुड ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो बैटरी से ज़ीनर डायोड का वोल्टेज जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है 1K का, और जो ज़ीनर डायोड है वो रिवर्स बाइस में है ना, तो जो ज़ीनर डायोड है वो 12 वोल्ट का लगा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि कम हो गया, बैटरी जो होगी है वो बैटरी का वोल्टेज क्या है, कम है ज़ीनर डायोड के वोल्टेज में इस केस में। तो इस केस में हमें वोल्टेज अगर निकालना है, वोल्टेज का क्या फॉर्मूला था, VR इज इक्वल्स टू Vin माइनस VZ। अब V हमें निकालना है कि VZ कितना आएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास VZ निकालना है। VZ किसके इक्वल हो जाएगा, VZ इक्वल हो जाएगा मेरे पास Vin माइनस VR के, ठीक है, या VR माइनस Vin। अब मेरे पास VZ, जब मेरे पास ये कम होगा तो मेरे पास इस केस में करंट क्या होगा, करंट जो होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। 0 एम्पेयर मेरे पास इस केस में करंट होगा जब मेरे पास बैटरी जो है वो कम वोल्टेज की है एज़ कम्पेयर टू ज़ीनर डायोड। तो करंट क्या होगा, 0 पे होगा। जब करंट 0 है तो V किसके इक्वल होता है, V इक्वल होता है IR के। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 इंटू R मीन्स के VR मेरे पास 0 हो गया। तो V इन कितना था, 5 माइनस 0, तो VZ कितना हो गया 5K। और 5 क्या था मेरे पास, जो सोर्स करंट था। तो इस केस में जो VZ होता है वो VS सोर्स के इक्वल है और VZ क्या होगा, जो आउटपुट करंट। तो मेरे पास जब बैटरी का वोल्टेज कम होता है तो जो मुझे V आउटपुट मिलता है ना वो VS के ही इक्वल होता है। जितना मैंने इनपुट दिया था उतना ही मुझे आउटपुट मिल जाता है, क्योंकि करंट क्या होता है इस केस में 0 हो जाता है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा केस है, जब मेरे पास 14 वोल्ट है और ज़ीनर डायोड का 12 वोल्ट है। तो अब इस केस में बैटरी का वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है,
जब बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा है तो मैं करंट कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, और फाइंड आउट करनी हो अगर मुझे करंट, तो अगर मेरे पास सबसे पहले वी आर फाइंड आउट करूँगी। वी आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी इन माइनस वी जी। तो वी आर किसके इक्वल हो जाएगा, 14 माइनस 12, 2 वोल्ट। तो वी आर किसके इक्वल हो गया, 2 वोल्ट के इक्वल। नेक्स्ट मुझे क्या अच्छा वी करंट फाइंड आउट करनी है। तो करंट किसका है, करंट आई आर फाइंड आउट करनी है कि इसमें से कितना करंट जो होगा, इसमें से कितना करंट पास करेगा। तो आई आर किसके इक्वल होगा, वी बाय आर। वी कौन सा वोल्टेज, 2 वोल्ट आया है, और रेजिस्टर जो है वो 1K का है। तो यहाँ मेरे पास 2 मिली एम्पेयर जो है करंट आ गया। नेक्स्ट थर्ड केस है वो यही इसी से ले रही हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक डायोड है, इसकी बजाय मेरे पास अगर यहाँ पे 2 डायोड आ जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाए, 2 डायोड आ जाए, तो 2 डायोड का करंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, थर्ड केस क्या है, इफ़ 2 डायोड, तो 2 डायोड के लिए क्या होगा, करंट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं अगर वोल्टेज जो है वो चेंज कर दूँ, जैसे कि अगर 50 वोल्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, 50 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे वी बाय आर होता है ना, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, वी बाय आर। ये वी जो है ये क्या है, जब आपने इनपुट माइनस वी जी किया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ कि वी इन क्या है, 50 माइनस 12। अब 12 की जगह क्या आ जाएगा, 2 डायोड है, तो 2 इंटू 12, और रेजिस्टर कितना है, 1K का। तो करंट मेरे पास किसके इक्वल आएगी, 26 मिली एम्पियर।